अगर कानून की आंखों में कोई शादी कभी हुई नहीं, मतलब अगर वो शुरू से ही अवैध या लीगली वॉइड है, तो क्या उस टूटी हुई शादी के आधार पर किसी को गुजारा भत्ता या एलिमनी मिल सकती है? सुनने में तो ये बिल्कुल इलॉजिकल लगता है। एक मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह सोचें तो जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करने पर जीरो ही आता है। बिल्कुल। तो जब शादी ही जीरो है, तो स्पाउस होने का अधिकार और उसके बेसिस पर फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? वही तो। पर कानून सिर्फ मैथमेटिक्स पर नहीं चलता। कानून और इंसानियत के इस टकराव में इस सवाल का जवाब हाँ है। और आज की इस चर्चा में हम इसी बारे में बात करेंगे। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम हिंदू कानून के तहत मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता के मुद्दों पर डिटेल में बात करेंगे। 56 यानी HAA में शामिल हैं। साथ ही हाल ही के कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स भी हैं। हमारा मुख्य मकसद आज ये समझना है कि कानून सिर्फ किताबी बातें या रूखे सूखे रूल्स नहीं हैं। ये असल जिंदगी में कैसे तय करता है कि परिवार में किसी को आर्थिक सहायता मिलेगी या नहीं, और किन शर्तों पर मिलेगी। बिना किसी मुश्किल लीगल जार्गन के हम इस मुद्दे के हर पहलू को समझेंगे। खास तौर पर हमारा फोकस द हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 और 25 पर रहेगा। हाँ, और हम ये भी देखेंगे कि कैसे किसी इंसान के आचरण या कंडक्ट का उसके मेंटेनेंस पर असर पड़ता है। तो चलिए इस लीगल माजी में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले इस बेसिक फर्क को समझना बहुत जरूरी है कि हिंदू लॉ में गुजारा भत्ता मांगने के दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं। और ये दोनों रास्तों के रूल्स, कंडीशंस और अल्टीमेट मकसद एक दूसरे से काफी अलग है। एक रास्ता द हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट यानी हेमा है, और दूसरा द हिंदू मैरिज एक्ट है ना। एग्जैक्टली। अगर किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो उसे ये पता होना ही चाहिए कि कौन सा कानूनी दरवाजा खटखटाना है, वरना केस टेक्निकलिटीज में ही डिसमिस हो सकता है। तो हेमा कब लागू होता है? हेमा का सेक्शन 18 तब लगता है जब शादी लीगली चल रही हो। इसे कानूनी भाषा में सबसिस्टिंग मैरिज कहते हैं, यानी शादी लीगली टूटी नहीं है। अच्छा, मतलब डिवोर्स पेंडिंग नहीं है। सही। मान लीजिए किसी पत्नी को किसी वैलिड रीजन की वजह से अपने पति से अलग रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। ये रीजंस बहुत स्पेसिफिक होते हैं, जैसे पति का व्यवहार बहुत क्रूर हो, या उसने कोई दूसरी शादी कर ली हो जिसके बारे में पत्नी को ना पता हो। बिल्कुल, या फिर पति ने अपना धन बदल लिया हो। ऐसी स्थिति में अगर वो पत्नी शादी तोड़ना नहीं चाहती, शायद सोसाइटल स्टिग्मा की वजह से, तो वो बिना डिवोर्स फाइल किए मेंटेनेंस मांग सकती है। यानी मैरिज ऑन पेपर एग्जिस्ट करती है, लीगल स्टेटस इंटैक्ट है, बस उनके लिविंग अरेंजमेंट्स अलग है क्योंकि एक जस्टिफाइबल कॉज है। हाँ, ये कानून उन लोगों को सपोर्ट करता है जो शादी के बंधन में रहते हुए भी आर्थिक रूप से असहाय महसूस करते हैं। और दूसरी तरफ HMA का फ्रेमवर्क कैसा है? द हिंदू मैरिज एक्ट का फ्रेमवर्क बिल्कुल अलग सिचुएशन के लिए डिजाइन किया गया है। HMA के तहत मेंटेनेंस मांगने के दो मेन सेक्शंस हैं, सेक्शन 24 और सेक्शन 25। और इसका सबसे बड़ा रूल ये है कि ये दोनों सेक्शंस तभी लागू होते हैं जब मैरिटल स्टेटस पर कोर्ट में पहले से कोई केस चल रहा हो, राइट? जैसे डिवोर्स का केस या नलिटी का केस, जहां शादी को अवैध घोषित किया जा रहा हो। चंद हवन केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस फर्क को बहुत सफाई से समझाया था। तो कोर्ट ने क्या क्लियर किया था उसमें? उन्होंने क्लियर किया था कि बिना किसी अफेक्टेशन या डिसरप्शन ऑफ मैरिटल स्टेटस के HMA के तहत मेंटेनेंस नहीं मांगा जा सकता। अगर कोई बस अलग रह रहा है और लीगल प्रोसीजर पेंडिंग नहीं है, तो HMA के पास जाना होगा। इसे समझने के लिए एक बहुत ही सटीक एनालॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कोई इंसान एक प्लेन में सफर कर रहा है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। अगर HMA एक चलते हुए सफर में सेफ्टी नेट की तरह है, यानी प्लेन फ्लाइट में है पर बहुत ज्यादा टर्ब्यूलेंस की वजह से पैसेंजर को एक्स्ट्रा सेफ्टी चाहिए ताकि वो झटके झेल सके, तो HMA का सेक्शन 24 और 25 उस पैराशूट की तरह है जो तब खुलता है जब प्लेन क्रैश हो रहा हो और पैसेंजर कूद चुका हो। HMA तब बचाता है जब रिश्ता कानूनी रूप से टूट रहा हो। सही, कानून चुनना बहुत जरूरी है। तो चलिए HMA के उस पैराशूट को थोड़ा और करीब से देखते हैं, क्योंकि हमारा मेन फोकस आज सेक्शंस 24 और 25 पर है। बिल्कुल, एक आम मिसकंसेप्शन ये होता है कि शादी टूटने पर जैसे ही डिवोर्स फाइनल होता है, ये पैराशूट ऑटोमेटिकली खुल जाता है। लोगों को लगता है जैसे मेंटेनेंस का अधिकार एक ऑटोमेटिक स्विच है जो डिवोर्स पेपर साइन होते ही ऑन हो जाता है। लेकिन रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं है।
सेक्शन 24 और सेक्शन 25 ऑटोमेटिक राइट्स नहीं है। ये कंप्लीटली कोर्ट का डिस्क्रेशन है, यानी जज का विवेक। तो सेक्शन 24 का क्या रोल है इसमें? सेक्शन 24 इंटरिम मेंटेनेंस से डील करता है। इसका मकसद ये होता है कि जब तक केस चल रहा है, दोनों पार्टियों के पास कोर्ट की फीस भरने और डेली जिंदगी गुजारने के लिए बेसिक पैसे हों। ये बस एक टेम्पररी मेजर है। और असली पेचीदगी कहाँ आती है? असली पेचीदगी आती है सेक्शन 25 के साथ, जो परमानेंट एलिमनी के लिए है। पैराशूट का बटन पूरी तरह से कोर्ट के हाथ में होता है। कोर्ट कई फैक्टर्स कंसिडर करती है, जैसे दोनों पार्टियों की इनकम, प्रॉपर्टी और सबसे जरूरी उनका कंडक्ट। उनका आचरण कैसा रहा है? और इसी विवेक के चलते लीगल हिस्ट्री में कुछ बहुत ही हिस्टोरिक और कभी-कभी कंट्रोवर्शियल फैसले आते हैं। सही बात है। इस बात को एक हाल ही के बहुत बड़े केस से समझा जा सकता है। 2025 का एक लैंडमार्क केस है, सुखदेव सिंह वर्सेस सुखबीर कौर। अच्छा, इस केस में क्या हुआ था? इस केस में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने एक असाधारण फैसला सुनाया। उन्होंने तय किया कि अगर कोई शादी एचएमए के सेक्शन 11 के तहत वॉइड एब इनिशियो घोषित हो जाए, यानी शुरू से ही अवैध, तब भी स्पाउस को मेंटेनेंस मिल सकता है। वेट, मतलब अगर किसी की पहली पत्नी जिंदा है, लीगली डिवोर्स नहीं हुआ और उसने चुपके से दूसरी शादी कर ली, तो कानून की आंखों में दूसरी शादी एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना? बिल्कुल, ये वॉइड है और टेक्निकल टर्म्स में ये कंप्लीटली इलॉजिकल लगता है। जब कानून कहता है कि शादी हुई ही नहीं, तो स्पाउस का टैग कहां से आया? और जब स्पाउस ही नहीं, तो मेंटेनेंस कैसा? लेकिन इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने किताबी कानून से ऊपर उठकर कानून की आत्मा को देखा। कोर्ट ने डीपली एनालाइज किया कि सेक्शन 25 में लिखा क्या है। वहां लिखा है, एट द टाइम ऑफ पासिंग एनी डिग्री। तो उन्होंने इस एनी डिग्री को कैसे इंटरप्रेट किया? कोर्ट ने समझाया कि इसमें डिग्री ऑफ नलिटी भी शामिल है, पर इस टेक्निकल एक्सप्लेनेशन के पीछे एक बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स का नजरिया था। कानून का असल मकसद किसी को भुखमरी और बेहद करीबी से बचाना है। ये तो बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां एक औरत को बिल्कुल पता नहीं था कि पति की पहली शादी हो चुकी है। उसने भरोसे में आकर अपना घर छोड़ दिया, सालों उस रिश्ते में इन्वेस्ट किए। एग्जैक्टली। जब अचानक कानून उस शादी को वॉइड डिक्लेयर करता है, तो क्या उस डिपेंडेंट इंसान को सड़क पर छोड़ देना फेयर होगा? द कोर्ट रिसाउंडिंगली सेड नो। बिगमिस शादी इलीगल जरूर है, पर पार्टनर को इकोनॉमिकली डेस्टिट्यूट नहीं छोड़ सकते। ये फैसला तो सच में दिखाता है कि इंसानियत को टेक्निकल बाउंड्रीज के ऊपर प्रायोरिटी दी जा सकती है। और इस सुखदेव सिंह केस में एक और बहुत बड़ी बात हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के कुछ पुराने फैसलों की कड़ी आलोचना की। ओह, किस बारे में? मुंबई हाई कोर्ट की एक फुल बेंच ने सालों पहले ऐसी औरतों के लिए जिनकी शादी वॉइड डिक्लेयर हुई थी, इलिजिटिमेट वाइफ या फेथफुल मिस्ट्रेस जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। क्या फेथफुल मिस्ट्रेस? एक कानूनी डॉक्यूमेंट में ऐसी लैंग्वेज? ये तो सीधे तौर पर मिसोजिनिस्टिक है। वही तो सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में इस पर सख्त ऐतराज जताया। उन्होंने क्लियरली एस्टैब्लिश किया कि ऐसे शब्द सीधे तौर पर संविधान के आर्टिकल 21 यानी राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ का उल्लंघन करते हैं। भाषा का असर तो बहुत गहरा होता है। किसी की शादी लीगली वैलिड नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसकी डिग्निटी को डिरोगेटरी टर्म्स यूज करके खत्म कर दें। बिल्कुल, कानून इंसाफ देने का टूल है, किसी को जलील करने का नहीं। ये तो हुई जुडिशल डिस्क्रिशन के पॉजिटिव साइड की बात, जहां जजेस ने इंसानियत दिखाई। लेकिन हर पावर की तरह इसका भी एक डार्क साइड होता है। बहुत बड़ा डार्क साइड। जब फाइनेंशियल सपोर्ट किसी जज के विवेक और इंसान के कंडक्ट पर छोड़ दिया जाता है, तो कानून कभी-कभी एक मॉरल पुलिसिंग का टूल बन जाता है। आप एचएमए के सेक्शन 25 क्लॉज 3 की बात कर रहे हैं ना? हाँ, इस सेक्शन में एक्सप्लिसिटली लिखा है कि अगर एलिमनी ऑर्डर आने के बाद पत्नी अनचास्टिस हो जाए या पति किसी और के साथ रिलेशन में हो, तो कोर्ट ऑर्डर कैंसिल कर सकती है। ये प्रोविजन लिखने में न्यूट्रल लगता है, पर इसका असल जिंदगी में एप्लीकेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। सारदारी लाल केस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस अजीबोगरीब केस में एक पत्नी को शुरू में ही मेंटेनेंस देने से मना कर दिया गया था। क्यों? ऑर्डर तो बाद में कैंसिल होना चाहिए ना? क्योंकि डिवोर्स प्रोसीडिंग्स के दौरान कोर्ट ने उसे पहले ही अनचास्टिस मान लिया था। कोर्ट का लॉजिक बहुत मैकेनिकल था कि जब बाद में ऑर्डर कैंसिल करना ही है, तो अभी शुरू में ही क्यों पास करें? इस एक इंटरप्रेटिव लीप की वजह से कंडक्ट को एक एब्सोल्यूट बार बना दिया गया। कानून डेस्टिट्यूट लोगों को बचाने वाला सेफ्टी नेट नहीं रहा, वो एक मॉरल गेटकीपर बन गया। बेसिकली ये मैसेज दिया गया
कि फाइनेंशियल सर्वाइवल सिर्फ परफेक्ट मॉरल बिहेवियर पर कंडीशनल है। ये तो बिल्कुल वैसा हो गया कि पैराशूट तभी खुलेगा जब पैसेंजर अपनी डाइव बिल्कुल परफेक्टली एग्जीक्यूट करेगा। अगर मॉरल कंडक्ट में थोड़ी सी भी चूक हुई तो पैराशूट लॉक हो जाएगा। सही कहा, ये बहुत खतरनाक प्रेसिडेंट सेट करता है। और चैस्टिटी अपने आप में एक हिस्टोरिकली लोडेड टर्म है, जिसका असेसमेंट हमेशा औरतों के लिए ज्यादा हार्श रहा है। कंडक्ट के अलावा एक और बड़ा खतरा जहां ये डिस्क्रेशन गलत डायरेक्शन में जा सकता है वो है इनकम और अर्निंग कैपेसिटी का असेसमेंट। किसी को फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट कब माना जाएगा? ये एक बहुत डिस्प्यूटेड एरिया है। हाल ही में 2025 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा कंट्रोवर्शियल फैसला इसका सबसे नया उदाहरण है। उसमें क्या हुआ था? कोर्ट ने एक ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर दिया जो महीने का लगभग 36,000 रुपए कमाती थी। कोर्ट ने दलील दी कि उसके पास डिग्रीज हैं, वो एम्प्लॉयबल है और उस पर बच्चों की बड़ी लायबिलिटी नहीं है। और पति की क्या सिचुएशन थी? पति को अपने बुजुर्ग माँ बाप का ध्यान रखना था, इसलिए कोर्ट के हिसाब से 36,000 कमाने वाली पत्नी सेल्फ सफिशिएंट थी और उसे एलिमनी की जरूरत नहीं थी। लेकिन इस फैसले से तो एक बड़ी बहस छिड़ गई ना। क्या महीने का 36,000 रुपए कमाना इस बात की गारंटी है कि उस इंसान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वैसा ही रहेगा जैसा शादी में था? यही तो सवाल है। जबकि 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने राजनेश वर्सेस नेहा केस में बहुत क्लियर गाइडलाइंस दी थी। उन्होंने समझाया था कि मेंटेनेंस का मकसद सिर्फ जिंदा रखना नहीं है। कानून इसलिए नहीं बनाया गया कि एक डिपेंडेंट पार्टनर सिर्फ सांसें लेता रहे। मकसद तो वही लाइफस्टाइल मेंटेन करने में मदद करना है ना। एग्जैक्टली, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन्फ्लेशन और फ्यूचर नीड्स को कंसिडर करना जरूरी है। इसे एक आम जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी इंसान की शादी एक बहुत संपन्न परिवार में हुई। वो शादी के दौरान मर्सिडीज में ट्रैवल करते थे। हाँ, उनका एक खास सोशल स्टेटस था। जब एलिमनी की बात आई तो कोर्ट ये नहीं कह सकती कि तुम्हारे पास तो एक पुरानी साइकिल है और तुम साइकिल चला सकते हो, तो गाड़ी की क्या जरूरत है? बहुत सटीक कंपैरिजन है। सिर्फ अर्निंग कैपेसिटी को देख लेना या बेसिक सर्वाइवल इनकम को पूरी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मान लेना कानून के कोर ऑब्जेक्टिव को हरा देता है। और इसमें सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि ये अप्रोच सालों के अनपेड डोमेस्टिक लेबर के साथ घोर नाइंसाफी है। जब कोई इंसान सालों तक घर संभालता है, अपना करियर स्लो डाउन करता है, तो उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इग्नोर कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, उन सालों की इकोनॉमिक वैल्यू को सिर्फ इसलिए जीरो नहीं किया जा सकता क्योंकि आज वो इंसान एंट्री लेवल की नौकरी करके बेसिक इनकम कमा रहा है। ये डिस्क्रेशनरी सिस्टम को सबसे बड़ा पिटफॉल है। अभी तक तो हमने सिर्फ पति पत्नी के बारे में यानी स्पाउसल मेंटेनेंस के बारे में बात की, लेकिन परिवार में बाकी डिपेंडेंट्स भी तो होते हैं, उनका क्या? हाँ, जब परिवार टूटता है या ट्रेजेडी आती है तो बाकी डिपेंडेंट्स जैसे विधवा बहू, बच्चे और बुजुर्ग माँ बाप के लिए हमें एचएमए से निकलकर वापस एचएमए की तरफ आना पड़ता है। एचएमए के सेक्शन 119 और 20, राइट, जहां ऑब्लिगेशंस बिल्कुल एब्सोल्यूट और क्लियर कट होती हैं। सही कहा। सबसे पहले सेक्शन 19 देखते हैं, जो विडोड डॉटर इन लॉ यानी विधवा बहू के हक से जुड़ा है। अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो क्या वो अपने ससुर से मेंटेनेंस मांग सकती है? कानून क्या कहता है इस पर? कानून कहता है हाँ, मांग सकती है, पर यहाँ एक बहुत ही कड़ी टेक्निकल शर्त लागू होती है। ससुर के पास को-पार्सनरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी ऐसी पैतृक संपत्ति जो जनरेशन से चली आ रही है और जिसमें परिवार के सदस्यों का जन्म से अधिकार होता है। एग्जैक्टली। कानून का लॉजिक ये है कि अगर ससुर उस जॉइंट फैमिली वेल्थ के हेड हैं, तो उस वेल्थ में बहू के गुजरने वाले पति का भी हिस्सा था, इसलिए ससुर बहू को मेंटेन करने के लिए ऑब्लिगेटेड हैं। पर अगर ससुर के पास सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई हुई प्रॉपर्टी हो तो कानून कोई फोर्स नहीं लगा सकता। साथ ही अगर बहू खुद कमा सकती है या उसके मायके वाले उसका ध्यान रख सकते हैं तो ससुर इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक राहत भी तो दी गई थी ना किसी केस में। हाँ, श्री राजूपति केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्लियर किया था कि विधवा बहू को मेंटेनेंस लेने के लिए जबरदस्ती अपनी ससुराल में रहने की जरूरत नहीं है, वो मायके में रहकर भी क्लेम कर सकती है। ये एक बहुत बड़ा ह्यूमेन स्टेप था। ट्रेजेडी के बाद अक्सर एक ही घर में रहना इमोशनल रीजन से पॉसिबल नहीं होता। और सेक्शन 20 किसके बारे में है? सेक्शन 20 बच्चों और माँ बाप के मेंटेनेंस से जुड़ा है। यहाँ रूल्स बिल्कुल अलग हैं। यहाँ ऑब्लिगेशंस एब्सोल्यूट हैं, एक पर्सनल ऑब्लिगेशन। मतलब अपने बच्चों को और बुजुर्ग या बीमार माँ बाप को मेंटेन करना हर हिंदू का कानूनी फर्ज है। बिल्कुल। बच्चों के केस में चाहे लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट, पेरेंट्स लीगली बाउंड हैं जब तक वो माइनर है। और इसमें सबसे दिलचस्प कानूनी विकास पेरेंट्स के केस में हुआ है। कैसे?
कानून पेरेंट शब्द का बहुत ब्रॉड मतलब निकालता है। जी। कीर्तिकांत वदोलिया केस में समझाया गया कि एक चाइल्डलेस स्टेप मदर को भी पेरेंट की कैटेगरी में रखा जाएगा। अच्छा, और एक और केस था जिसने एक सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ दिया था, है ना? हाँ, डॉक्टर विजया मनोहर अरबत केस एक बहुत डीप रूटेड सोशल एक्सपेक्टेशन है कि माँ बाप की देखभाल सिर्फ बेटों का फर्ज होता है। जी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मिथ को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उन्होंने साफ किया कि माँ बाप की देखभाल सिर्फ बेटों के अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, शादीशुदा बेटियों की भी उतनी ही कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है। अगर कोई बेटी आर्थिक रूप से सक्षम है तो कानून उसे ये छूट नहीं देता कि वो पराया धन वाला लॉजिक देकर भाग सके। ये तो सीधा मैसेज है कि जेंडर इक्वालिटी सिर्फ प्रॉपर्टी मांगने में नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने में भी बेटा और बेटी बराबर है। कोर्ट ने ठीक ही कहा कि अगर बेटियों को इस ऑब्लिगेशन से बाहर कर देंगे तो उन माँ बाप का क्या होगा जिनके सिर्फ बेटियां हैं। कानून का कोर ऑब्जेक्टिव ही नष्ट हो जाता। तो आज के इस गहरे विश्लेषण को अब हम समेटना शुरू करते हैं। हमारे सोर्सेज और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ये साफ हो जाता है कि हिंदू कानून के तहत मेंटेनेंस मांगना कोई आसान ऑटोमेटिक काम नहीं है। ये एक बहुत ही उलझा हुआ सिस्टम है जो इंसान की फाइनेंशियल जरूरत, उसके आचरण और जुडिशियल सिस्टम के मॉरल फ्रेमवर्क्स के बीच झूलता रहता है। एक तरफ एचएमए चलते हुए रिश्ते में सेफ्टी नेट बनाता है, दूसरी तरफ एचएमए का पैराशूट शादी टूटने पर ऑपरेट करता है। हमने देखा कि कैसे डिस्क्रेशन वॉइड मैरिज में औरत को भूखमरी से बचा लेता है। लेकिन वही डिस्क्रेशन किसी को प्योरली टेक्निकल टर्म्स में अनचास्टेड बोलकर या बेसिक इनकम को काफी मानकर सर्वाइवल का अधिकार छीन भी लेता है। विधवा बहू के राइट से लेकर मैरिड डॉटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तक कानून हर पल एक फाइन बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहा है। लॉजिक, ड्यूटी, सोसाइटी और सदियों पुरानी मोरालिटी को एक साथ बैलेंस करने की जद्दोजहद। जाते जाते इस मुद्दे पर एक गहरा विचार करने की जरूरत है। हमारा पूरा लीगल फ्रेमवर्क डेस्टिट्यूशन से बचाने को अपना मुख्य मकसद बताता है। वॉइड मैरिज जैसी सिचुएशंस में जजेस सिर्फ इंसानी सर्वाइवल देखते हैं। सही बात है। पर अगर सच में यही मुख्य मकसद है तो क्या किसी का सो कॉल्ड आचरण या किसी पुरानी कानूनी किताब का अनचेस्ट टैग उस इंसान के सालों के अनपेड डोमेस्टिक लेबर की वैल्यू को एक झटके में जीरो कर सकता है? ये एक बहुत चुभने वाला सवाल है। जरा कल्पना कीजिए, अगर एक इंसान ने 20 साल तक घर बनाया, अपना करियर सैक्रिफाइस किया और अचानक शादी टूटने पर उस पर कोई मॉरल टैग लगा दिया जाए, तो क्या उसके 20 सालों के लेबर की प्राइस कैंसिल हो जानी चाहिए? कानून शायद आज भी इस फिलोसॉफिकल टेंशन को पूरी तरह रिजॉल्व नहीं कर पाया है। क्या आर्थिक आज़ादी और सर्वाइवल का अधिकार किसी ऐसे मॉरल टेस्ट का मोहताज होना चाहिए जिसका पैमाना अक्सर सोसाइटी खुद अनइवन रखती है? क्या ये पैराशूट सिर्फ तभी खुलेगा जब पैसेंजर परफेक्ट हो? अगर सर्वाइवल सच में इंसानी हक है तो उसे आचरण के तराजू पर तौलना कहाँ तक सही है? इस बारे में जरूर सोचिए।